नमस्ते। पूजा, धर्म, अमित, जितेंद्र, किरण, उत्तम, सब लोगों का नाम तेजी से निकल जा रहा है। भारती, सालू, राहुल, हरीश, प्रशांत, विकास, सरवर, फिरदौस, नूरी, पंकज, आकाश, अलेक्स। चलिए, सब लोगों को एक बार में ही नमस्कार करता हूं। और आज हम लोगों का जो क्लास है उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इसके कंप्लीट होने के बाद में हम लोग चले जाएंगे वैदिक काल की ओर। तो आज के क्लास में जो अपना टारगेट है उस टारगेट को क्लियर कर लेते हैं कि एक तो हमारा पुराना टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का, और उसके बाद फिर इसे खत्म करने के बाद हम लोग चलेंगे वैदिक काल की ओर। वैदिक काल की ओर तो इन दोनों के तहत हम लोग पहले इसे खत्म करते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत यदि चलकर देखो तो आपको लगेगा कि आपने इस टॉपिक के अंतर्गत जितनी बातें पढ़ लिया है उसके बाद मैं ठीक उसके आगे से शुरू कर देता हूं। उसके आगे से शुरू करता हूं तो आपको एक झलक वहां तक पहुंचाने की यात्रा होगी कि सिंधु सभ्यता का कालखंड क्या है, ये क्लियर है। उस सभ्यता का क्षेत्रीय विकास क्या है, वो क्लियर है। उस सभ्यता के लोगों के जीवन की पद्धति में समरूपता थी, ये बात स्पष्ट है। फिर उस सभ्यता के लोगों की जानकारी के लिए हमारे पास में कई तरह के सोर्सेस हैं, उन सोर्सेस को मैंने स्पष्ट कर दिया। आप सिर्फ और सिर्फ सोर्सेस नहीं पढ़ते हैं बल्कि सोर्सेस के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिए। तो एक तरीके से आपने सोर्सेस के रास्ते से सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया। पीटी के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन सोर्सेस के रास्ते से आता है, तो आप मानकर चलिए कि आपने अभी तक की पढ़ाई में सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी बातें पढ़ ली है। बहुत सारी बातों के पढ़ लेने के बाद अब हमारे सामने में आता है सिंधु घाटी सभ्यता का इकोनॉमी, उसका समाज, उसकी राजनीति, उसकी संस्कृति, उसके उद्भव से संबंधित कुछ विचार और पतन से संबंधित कुछ विचार। तो जो लोग मेंस की तैयारी करते हैं, ऑप्शनल वगैरह की तैयारी करते हैं, उनके लिए उद्भव या पतन आदि का मुद्दा बड़ा होता है, लेकिन प्रीलिम्स की तैयारी करने वालों के लिए यह मुद्दा बहुत छोटा, 5-5 मिनट का मुद्दा मैक्सिमम होता है। तो सबसे पहले आप देखो कि आप कल के क्लास को याद करो कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में आप पढ़ रहे थे। अर्थव्यवस्था के बारे में आप पढ़ रहे थे। आपको मैंने अर्थव्यवस्था पढ़ाते हुए बताया कि इस काल के लोगों का एग्रीकल्चर बहुत उन्नत था। एग्रीकल्चर के बारे में जितनी जानकारी दे सकता हूं दे दिया। उसके बाद में दूसरी बात मैंने बताया कि इस काल का उद्योग काफी उन्नत था। उद्योग की उन्नति की बात हम लोग कर रहे थे। तो उद्योग की बात करते हुए हमने आपको यह बता दिया था कि इस काल के दौरान आपको मिट्टी का उद्योग खूब उन्नत नजर आएगा, लकड़ी का उद्योग उन्नत नजर आएगा, फर्नीचर या नौका निर्माण, इन सबों में लकड़ियों का खूब उपयोग हो रहा है, या घर के निर्माण में। पत्थर के उद्योग से संबंधित मूर्तियां, मोहर, मनके सब आपको बता चुका हूं। धातु से संबंधित मूर्तियां, जो कांस्य की मूर्तियां हैं, वो आपको बता चुका हूं। तो कुल मिलाकर देखो तो आपको यह बात समझ में आए कि उद्योग उन्नत था, सिर्फ ये जानना है। और कौन कौन से उद्योग थे ये सब आपने जान लिया। आपको इसमें मेंस का आंसर तो लिखना नहीं है कि आप एकदम क्रम से जानोगे। आपको अंदाजा लगाना है कि क्वेश्चन में क्या आ सकता है कि इनके यहां धातु का उद्योग उन्नत था, तो हां। कांस्य का उद्योग उन्नत था, तो हां।
क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लोहे से परिचित थे? नहीं। तो फिर इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के काल में व्यापार कैसा था। व्यापार वाले मुद्दे पर हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? व्यापार। सबसे पहले व्यापार को लेकर एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए, उसके बाद में आगे लिखने का काम करिएगा। पहले एकदम संक्षिप्त ब्यौरा में वो सारी बातें आ जाएगी जो व्यापार के तहत आपके लिए परीक्षा के ख्याल से उपयोगी है। नंबर 1 कि इस सभ्यता के लोगों की आमदनी का, आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो व्यापार। दूसरी बात, इस सभ्यता के लोगों का व्यापार एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से, यानी उत्तर का दक्षिण, पूर्व का पश्चिम से चलता है, और व्यापार के रास्ते ही छोटी छोटी क्षेत्रीय संस्कृतियां सैकड़ों साल के दौरान एक दूसरे से करीब आई और उन्होंने आपस में एक विराट सभ्यता का निर्माण किया। तो इसका मतलब है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबका एक दूसरे से बड़े पैमाने पर व्यापार चलता था। तीसरी बात क्या कि व्यापार का दायरा इतना दूर तक फैला हुआ है कि ये लोग ईरान, मेसोपोटामिया, ओमान आदि तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। ये सामान्य जानकारी आपको हो गई। अब उसके बाद आपके काम की बात यह है कि ये लोग कुछ वस्तुएं कहीं कहीं से आयात करते थे, तो कहां से कौन सी वस्तु आयात करते थे, एक ये बात जानना होगा। दूसरी बात यह है कि इनके व्यापार की गति बढ़ सकी तो उसके पीछे के जिम्मेदार कारण क्या थे। इनके व्यापार की गति यदि बढ़ सकी तो व्यापार की गति के बढ़ने का कारण क्या था। बस इतनी बातें जानोगे, आपका मामला हो जाएगा कंप्लीट। तो इसके लिए क्या करना है कि पॉइंट लिख लो। सभ्यता के विकास का सबसे प्रमुख कारण, सबसे प्रमुख कारण, ये एक हो गया। दूसरा, आजीविका का, आजीविका का प्रधानतम कारण या प्रधानतम स्रोत। उसके बाद क्षेत्रीय एवं वैदेशिक व्यापार। क्षेत्रीय एवं वैदेशिक व्यापार। उसके बाद निर्यात में आगे। इसके बाद फिर कहां से क्या मंगाते थे, कहां से क्या मंगाते थे, इसका एक छोटा सा लिस्ट जरूरी है। कहां से क्या मंगाते थे इसका एक छोटा सा लिस्ट जरूरी है। नंबर 1, चांदी, ईरान से। सोना,
कोलार, कर्नाटक से। तीन, चिरांद से, चिरांद बिहार से। तांबा, ताम्र, गणेश्वर, राजस्थान से। इसके बाद लाजवर्द पत्थर, लाजवर्द पत्थर अफगानिस्तान से। लाजवर्द पत्थर अफगानिस्तान से। कहां से क्या मंगाते थे, इसी लिस्ट को याद रखिएगा। लिस्ट और भी लंबा हो सकता है, 15-20 चीजों का आइटम दिया जा सकता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर PYQS में एंसेंट हिस्ट्री कैसा पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एंसेंट हिस्ट्री कैसे पता चलेगा? मैं समझा नहीं बेटा, तुमने पूछा क्या इसमें? झारखंड से कोयला इतना ज्यादा नहीं स्पष्ट है। तो कुल मिलाकर इतने सारे सोर्सेस हैं जहां से कि ये सामग्रियां मंगाते थे। आप बस इतना ही लिस्ट याद करो ना, इतने से ज्यादा पढ़ोगे तो अनपढ़ हो जाएगा। अब अगला मुद्दा है व्यापार की उन्नति का कारण। व्यापार की उन्नति का कारण, सबसे पहला पॉइंट है पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध था। पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध था। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है उद्योग उन्नत। तीसरा है यातायात की उन्नत अवस्था। यातायात की उन्नत अवस्था। उसके बाद माप तौल की समरूप इकाई। माप तौल की समरूप इकाई। इसके बाद मोहर, लिपि, राजकीय सांस्कृतिक सामाजिक अनुकूलता। सामाजिक अनुकूलता। ये ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप याद करते रह जाओगे तमाम फैक्ट, लेकिन फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन देने के बजाय सामान्य समझ के ऊपर क्वेश्चन देकर ऐसे विकल्प दे देगा। तो इन विकल्पों से बस परिचय रखो। आपको
इसके बीच में से मेंस का उत्तर तो लिखना नहीं है कि एकदम क्रम में याद रखना है और उसको एक्सप्लेन करना है। आपको बहुत साधारण बात ध्यान में रखना है कि हम इनसे गुजरे हैं, एक दफा दिमाग में इमेज बना लो, फिर भूल जाओ। क्वेश्चन का ऑप्शन तुम्हारे सामने में होगा, उसी में से तुम्हें टिक करना है, तो इसको याद करने की कोशिश मत करना। अब आगे ये देखो कि व्यापार की उन्नति के लिए जब कारण की खोज करने लगोगे तो तुम देखते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए तुमने अभी पिछले पेज में क्या पढ़ा कि कौन सी वस्तु वो कहां से मंगाते थे, और एक लिस्ट आपने देख लिया कि कोलार से, कोलार का मतलब वही जो केजीएफ फिल्म बनी है ना, कोलार गोल्ड फील्ड, वही जगह है जहां से कि सोना मंगाते थे। लेकिन कोलार से सोना, चिरान से टिन, तो अफगानिस्तान से लाजवंत पत्थर, तो ईरान से चांदी, ये सब आपने पढ़ लिया। लेकिन हो सकता है कि पूरा का पूरा लिस्ट तुम याद कर लो और क्वेश्चन पूछने वाला समझेगा कि हम इसका फंडामेंटल नॉलेज टेस्ट करेंगे, और वो कह देगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपने उद्योगों के लिए ज्यादातर सामग्रियां विदेशों से आयात करते थे। तो ऐसा नहीं है, जरूरत पड़ने के बाद ये कच्चा माल बाहर से भी आयात कर लेते थे, लेकिन फिर भी ज्यादातर सामग्रियां जो इनके लिए लोकली उपलब्ध थी। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड और इंडस्ट्री के डेवलप होने का एक बड़ा कारण यह था कि इनके पास में मिनरल रिसोर्सेस और नेचुरल रिसोर्सेस सभी पर्याप्त मात्रा में थे। मिनरल रिसोर्सेस और नेचुरल रिसोर्सेस का पर्याप्त मात्रा में होना इनके एग्रीकल्चर, इनके इंडस्ट्री, इनके ट्रेड आदि आदि के विकसित होने का एक बड़ा कारण बना। तो यह मुद्दा है कि पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल था। उसके बाद फिर अगला है कि जब कभी किसी भी समाज के अंदर इंडस्ट्री एडवांस्ड होगा तभी ना वो ज्यादा ट्रेड भी करेगा। आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो कच्चा माल कहीं से मंगाते हैं और तैयार करके फिर उसको दूर दराज तक भेजते हैं। तो इंडस्ट्री एक तरीके की धुरी है, इसको रॉ मटेरियल चाहिए कहीं से, यहां का रॉ मटेरियल यहां पहुंचा, यहां पर इंडस्ट्री में वस्तु का उत्पादन हुआ और फिर इसको यहां के बाजार में जाके बेचा गया। तो ये जगह इससे जुड़ गया, ये जगह इससे जुड़ गया, तो इन सब को जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है? यदि इंडस्ट्री नहीं होता तो अफगानिस्तान का कच्चा माल यानी कि लैपिस लाजुली यानी कि लाजवर्द गुजरात तक आने की जरूरत ही नहीं थी। गुजरात के उद्योग में तैयार होने वाले मनके का दूर दराज तक जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो फिर ट्रेड कहां से होता? तो ट्रेड की उन्नति के लिए इंडस्ट्री की उन्नति की भूमिका थी। समझ गए? इसके बाद फिर जब आप ट्रेड के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो यातायात तो हाथ पांव की तरह होता है। यदि यातायात के साधन नहीं होंगे तो आप कच्चा माल कहीं से कहीं कैसे लाओगे, तैयार माल कहीं से कहीं कैसे ले जाओगे? यातायात के साधनों के ऊपर क्वेश्चन इस तरह से रह सकता है कि 2-3 फैक्ट आप जान लीजिए यातायात के बारे में, इससे ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए। सड़कें अभी कच्ची थी, कच्ची थी। इक्का गाड़ी का विकास हो गया था। पहिया में स्पोक नहीं लगा था, स्पोक नहीं था। दाइमाबाद से कांस्य की एक गाड़ी का प्रमाण मिला है, कांस्य की गाड़ी का
प्रमाण मिला है। पांचवा, जल के माध्यम से यातायात ज्यादा, जल के माध्यम से यातायात ज्यादा हो रहा था। इसीलिए नदियों के किनारे बसे थे। नदियों के किनारे बसे थे। यानी कि यदि आप यातायात के साधनों की बात करिएगा तो आपको यह ध्यान रहे कि सड़कें भी यातायात का माध्यम थी और नदियां भी, लेकिन ज्यादा बड़ा माध्यम किससे बनाया गया था? नदियों को। यानी सड़क परिवहन से ज्यादा नौ परिवहन, जल परिवहन का उपयोग होता था। इसके बाद फिर जल परिवहन के अंतर्गत एक बात है कि पाल वाले नौका का उपयोग हो रहा था। पाल वाले नौका का विकास कर लिया था। माने ऐसे नौका का विकास कर लिया था जो कि दूर दराज तक इनके व्यापार में सहायक बनता है। अब तुम सोचो कि समुद्र के किनारे भी बसे हुए थे, और समुद्र के किनारे जब बसे हुए थे तो उसके रास्ते से भी दूर दराज तक समुद्री व्यापार करते थे। इस क्रम में एक छोटा सा पॉइंट, मोहित शर्मा क्या है तुम्हारा क्वेश्चन बेटा? मैं देख नहीं पाया हूं। क्वेश्चन पूछने का सही टाइमिंग रखोगे बेटा तो मैं पक्का देखूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं और तुम्हें भी पता हो कि सैकड़ों जो कमेंट्स है वो आ रहे हैं। यदि मैं उन सैकड़ों कमेंट्स को देखने लगूंगा तो तुम मेरी समस्या को समझो, कैसे मैं देख पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन जानबूझ के अवॉइड करता हूं, किसी का क्वेश्चन अवॉइड नहीं कर रहा हूं। आप सब लोगों का क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूं। मैं आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन देता हूं। सजेशन यह है कि जहां तक हो सके चैट बॉक्स को खाली रखो, जहां तक हो सके खाली रखो। अब आज तुम्हारा वो क्या कहते हैं, राष्ट्रीय त्योहार है, तो मैं तुम्हारे राष्ट्रीय त्योहार के ऊपर विलेन नहीं बनना चाहता। राष्ट्रीय त्योहार है, उस राष्ट्रीय त्योहार को तुम लोग कैसे यूज करना चाहते हो वो तुम जानो। तो मैं इस राष्ट्रीय त्योहार में विलेन नहीं बनना चाहता। तुम लोग जो बात करना चाहते हो, यू नो एंड यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट सामान्य तौर पर आई रिक्वेस्ट एंड आई एक्सपेक्ट कि आप जहां तक हो सके चैट बॉक्स को खाली रखो, ताकि जितने बच्चे सवाल पूछे मैं उनको देख सकूं। आप यदि एक दूसरे का सहयोग नहीं करोगे तो इसमें शिक्षक के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। आप मेरी स्थिति को समझ सकते हो। सैकड़ों जब कमेंट्स आएंगे तो मैं उनमें से कौन से कमेंट को देखूंगा और कैसे देखूंगा? सिर्फ मैं कमेंट देखता रहूं, पढ़ाना छोड़ दूं, तब भी मैं नहीं देख पाऊंगा, इतने कमेंट्स आते हैं। और हां, आपने पूछा था कि स्पॉक क्या होता है, तो जैसे साइकिल देखो, तुम रिक्शा देखो, तुम टेम्पो देखो, उसमें जो चक्का होता है, चक्के में जो स्पॉक लगा होता है, जो धारियां लगी होती हैं, उस तरह की धारियों वाले पहिए अभी इंडस वैली वालों ने नहीं विकसित किया था। मैं ये बता रहा था, ठीक है। अब देखो कि सड़कें यूज की जा रही थी, लेकिन नौ परिवहन ज्यादा था, और नौ परिवहन के अंतर्गत पाल वाले नौके का भी उपयोग हो गया था। इससे ज्यादा फैक्ट इस विषय पर लिखने की जरूरत नहीं है। एक फैक्ट और आपके लिए काम का है, वो ये कि लोथल से हमें गोदीबारा का प्रमाण मिला है। गोदीबारा का प्रमाण मिला है। गोदीबारा का प्रमाण मिला है।
अंग्रेजी में डॉकयार्ड बोल सकते हैं, हिंदी में गोदीबारा। गोदीबारा का मतलब सर आप रिप्लाई नहीं देते हैं। नहीं बेटा, कैसे रिप्लाई नहीं देते हैं? नीरज कुमार रिप्लाई देंगे बेटा, जरूर देंगे। अभी तो 1-2 दिन की बात हुई, तुम काहे इतना परेशान हो जाता है सब लोग? मतलब तुम सब लोग खुश रहो, इसके लिए पर्याप्त प्रयास करूंगा। बस अभी तो 2-4 दिन की बातें हुई हैं, इतने में काहे परेशान हो जाता है? तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दूंगा। बस इतनी बात है कि जब मैं कह दूं कि ये टॉपिक खत्म हो गया, उसके बाद तुम पूछ लेना, मैं तुम्हारे लिए 5 मिनट का टाइम निकाल कर रखूंगा सिर्फ सवाल का जवाब देने के लिए। लेकिन टॉपिक को भी आगे बढ़ने दो। अभी मैं लिख रहा हूं, उधर तुम कमेंट कर रहे हो, तो कैसे देखूंगा? संभव नहीं है। तो यू हैव टू चूज द राइट टाइम टू आस्क योर क्वेश्चन। अब देखो कि लोथल से हमें गोदीबारा का प्रमाण मिला है। गोदीबारा क्या होता है सो समझो। समुद्र के किनारे एक ऐसा स्थान जहां से कि आप माल चढ़ाते और उतारते हैं। समुद्र का जो तट है उसी के किनारे बना दिया है वेयर हाउस, और वेयर हाउस तक पानी को खींच के लाया गया है। थोड़ा पानी के लिए एक आर्टिफिशियल पैसेज बनाया गया है, और उस आर्टिफिशियल पैसेज की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि तुम समुद्र के किनारे पे तुम वेयर हाउस बनाओगे तो किसी भी दिन थपेड़े में तुम्हारा वेयर हाउस उड़ जाएगा। तो समुद्र का किनारा मान लो कि ये है, तो तुम पानी का एक थोड़ा सा पैसेज निकाल के लाओगे यहां तक। यहां जो पैसेज निकाल के लाओगे, इस जगह पर वेयर हाउस बनाया जाता है। इसी वेयर हाउस को गोदीबारा बोलते हैं, और पानी को ऐसे खींच के लाया गया है यहां तक। इतने डिटेल में जाना जरूरी नहीं है, तो बस इतना कि गोदीबारा का प्रमाण कहां से मिला है? तो लोथल से। गोदीबारा अपने आप में एक बड़ा कारण है कि क्यों इसके बदौलत व्यापार में उन्नति हो जाएगी। एक अगला फैक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का व्यापारिक कैपिटल किसे माना जाता है? व्यापारिक राजधानी माना जाता था लोथल को ही। लोथल को सामान्य तौर पर यह मान्यता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पॉलिटिकल हेडक्वार्टर या पॉलिटिकल कैपिटल 2 था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और कॉमर्शियल कैपिटल कौन था? तो लोथल। जैसे आज के डेट में तुम देखो कि भारत का पॉलिटिकल कैपिटल कहां है? दिल्ली। और भारत का कॉमर्शियल कैपिटल कहां है? मुंबई। उसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन का पॉलिटिकल कैपिटल कहां था? तो 2 पॉलिटिकल कैपिटल की मान्यता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और कॉमर्शियल कैपिटल कहां? तो लोथल। बात खत्म हो गई। उसके बाद फिर अब ये देखो कि कच्चा माल हो गया, यातायात के साधन की चर्चा हो गई। माप तौल की इकाइयों के बारे में ज्यादा गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कि ये 16 के गुणज का उपयोग करते थे। 16 के गुणज का उपयोग करते थे। 16 के गुणज का मतलब क्या होता है, इसे समझना होगा। लिख लिया है, इससे ज्यादा लिखना नहीं है। समझने का काम बस इतना है कि जैसे तुम सुनते होगे भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो 16 कला से संपन्न थे। 16 कला से संपन्न होने का मतलब क्या होता है? मतलब सर्वगुण संपन्न। तुम लोगों ने कई दफा सुना होगा किसी के बारे में 16 आना सच है। 16 आना सच माने 100% सच। तो 100 जो आज है, संपूर्ण जिसे कहते हैं, जो 100% है, उसको उस समय 16 माना जाता था। आपने यह भी सुना होगा 16 आना का 1 रुपया होता था। तो ये जो 16 आना है, 16 कला संपन्न है, 16 गुण संपन्न है, 16 आना सत्य है, ये सब जो कॉन्सेप्ट है भारत में हजारों साल तक मौजूद रहा है। कहां से आया है? 16 के गुणज की शुरुआत कब हुई थी? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के काल में हुई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे ज्यादा नहीं।
मोहर की कहानी मैंने ऑलरेडी कल के क्लास में पढ़ा रखा है, उधर जाना जरूरी नहीं है। हाँ, 16 संस्कार भी है, एकदम सही बोल रहे हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि, लिपि का भी उपयोग होता है व्यापार वगैरह में। जितना लिखना उखना जानोगे उतना बढ़िया तुम्हारा ट्रेड एंड कॉमर्स चलेगा। ये सामान्य कॉमन सेंस की बात है। लिपि की कहानी मैंने ऑलरेडी कल के क्लास में बता रखा है। और बाकी इधर की व्यापार में यदि उन्नति हुई है तो राज्य का भी योगदान रहा होगा, संस्कृति का भी योगदान रहा होगा, समाज का भी योगदान रहा होगा। यू नीड नॉट टू गो इनटू द डिटेल अबाउट दीज थिंग्स, दीज आर द थिंग्स व्हिच यू विल नीड ओनली व्हेन यू आर सपोज टू राइट एन आंसर इन योर मेंस एग्जाम। जब मुख्य परीक्षा में तुमको इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा तब जरूरी होगा। तुम्हारे कोर्स में एंशिएंट इंडिया में मुख्य परीक्षा है नहीं, ऑप्शनल वाले बच्चे को पढ़ना होगा थोड़े डिटेल में। इस तरीके से देखो तो आर्थिक पक्ष का अध्ययन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को मूव करना है सिंधु घाटी सभ्यता का समाज। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज, समाज के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? पानी पी लूं थोड़ा सा। विक्रांत दुबे का ना समझ में आयल बाबू, का समझ में ना आयल। हमनी के कोनो बात समझ में ना आयल या कि आप आपस में ही कोनो बात ना समझ में आयल? चलो तो समाज की बात लेकर देखें, समाज में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, पॉइंट्स लिख लो, एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। नंबर 1, समाज में 4 मूल या जाति के लोग रहते थे। लोग थे, समाज में 4 मूल के लोग थे। उसके बाद समाज स्तरीकृत था। स्तरीकृत माने स्ट्रेटिफाइड, स्तरीकृत समाज था। उसके बाद फिर उच्च जीवन स्तर था। उच्च जीवन स्तर था। उसके बाद सती का प्रमाण मिला है। सती का प्रमाण मिला है। पुरोहितों और व्यापारियों की अच्छी दशा रही होगी। व्यापारियों की अच्छी अवस्था रही होगी। पुरोहितों और व्यापारियों की अच्छी अवस्था रही होगी। इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं है। इन 5 बिंदुओं को थोड़ा थोड़ा ही समझना है, समझते हुए आगे बढ़ जाना है। क्या क्या है? सिंधु वासियों की लिपि विदेशियों ने कैसे समझी? अभी तक नहीं समझ पाया है बेटा। सिंधु वासियों की लिपि चाहे विदेशी समझे चाहे देसी समझे, हमको लिपि समझने से मतलब है। अभी तक किसी को नहीं समझ में आया है। चलो, अब ये इंपॉर्टेंट है कि 4 मूल के लोग रहते थे तो कौन थे? एक है प्रोटो
ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। दूसरी जो जाति थी वो थी अल्पाइन, अल्पाइन। तीसरी जाति जो थी वो थी मंगोलियाई, चौथी जो जाति थी वह थी भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। 4 जातियों के लोग उस समाज में आपको मिलेंगे। यहां जाति का मतलब आज जो हमारे यहां जाति है यादव, कुर्मी, ठाकुर, ब्राह्मण, ये वाली जाति नहीं है। यहां जाति का मतलब है रेस। 4 प्रकार के मूल के लोग रहते थे। अब इसमें तुम यदि पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर को जाकर देखो तो तुमको यह बात समझ में आने को है कि आज तक जब भी क्वेश्चन पूछा गया है तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान नहीं रहते थे। यह क्वेश्चन आया है, इनमें से कौन इंडस वैली सिविलाइजेशन में शामिल नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे। और उसमें क्या होता था कि मैं संक्षेप में लिख दूंगा। एक दे दिया मान लो ऑस्ट्रेलाइड, एक दिया मान लो निग्रेटो, निग्रेटो, ऑस्ट्रेलाइड, इतने में समझ जाना चाहिए तुम लोग को। अब तीसरा दे दिया अल्पाइन, चौथा दे दिया भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। 2 बार क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन आया है। पिछले वर्षों के क्वेश्चन को यदि तुम 30 वर्षों से निकाल के अभी देखना शुरू करो तो 30 वर्षों से लेके अभी तक में इस विषय पे 2 क्वेश्चन आया है और दोनों बार सेम क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन इंडस वैली सिविलाइजेशन में शामिल नहीं थे, और दोनों बार ऑप्शन ये रहता है हमेशा निग्रेटो। उन्हें निग्रो लोग जो थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के निवासियों में से नहीं थे। अल्पाइन है, प्रोटोस्टलाइड है, मंगोलियाई है, भूमध्य सागरीय है। अब इसके ऊपर अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है सो समझना है। व्हाट नेक्स्ट? यहां बहुत महत्वपूर्ण बात आपको अभी बता रहा हूं कि जब भी तुम कोई टॉपिक पढ़ते हो और तुमको यह मालूम है कि इस जगह पर एक क्वेश्चन आया है तो तुम्हारे दिमाग में यह क्लिक करना जरूरी है कि अब इसी मुद्दे को लेकर अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है। व्हाट नेक्स्ट? यदि तुमने ये गेसवर्क करना शुरू कर दिया, अभी से शुरू कर दोगे तो धीरे 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 परिपक्व हो जाओगे और तब पहले ही अटेम्प्ट में पास कर जाओगे। अब देखो तुमको मैं क्वेश्चन देता हूं, तुम उसका आंसर बताना। क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो, यहां मैं अल्पाइन को मिटा देता हूं और यहां लिख देता हूं मंगोलियाई, मंगोलियाई। मैं क्यों मिटाया हूं अल्पाइन और क्यों दिया हूं मंगोलियाई? क्योंकि मैं आगे जो क्वेश्चन दे रहा हूं उस क्वेश्चन के मुताबिक मैं ऑप्शन गढ़ूंगा। तो ये देखो कि
मोहनजोदड़ो के पुरोहित की जो मूर्ति मिली है, वह किस मूल के मानव का प्रमाण है? किस मूल के मानव का प्रमाण है? मोहनजोदड़ो से जो हमें मूर्ति मिली है, आपने कल के क्लास में देखा है ना, मोहनजोदड़ो की मूर्ति, पुरोहित वाली मूर्ति। तो मोहनजोदड़ो की जो पुरोहित वाली मूर्ति मिली है, उस मूर्ति के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि उस मूर्ति में जो पुरोहित दिखाया गया है वो किस मूल का था। तो आप सब लोगों ने करेक्ट कर दिया कि यह मूर्ति मंगोलियाई मूल की है। समझ गए? अब उत्तर मिल गया है, मंगोलियाई मूल की मूर्ति है। अब मैं इसी की जगह पर एक दूसरा क्वेश्चन पूछ देता हूं। मोहनजोदड़ो की कांस्य की नर्तकी, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति किस मूल की है? किस मूल की है? मोहनजोदड़ो की कांस्य की नर्तकी की मूर्ति किस मूल की है? अब इसका उत्तर भी तुम ही लोग दो। इन्हीं चार में से कोई एक आंसर है, अब तुम लोग इसका आंसर करो। मोहनजोदड़ो की कांस्य की नर्तकी की मूर्ति किस मूल की है? चलो, इसमें कई तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। ज्यादातर ऑप्शन में देख रहा हूं बच्चे सी या डी डाल रहे हैं। सी या डी, कुछ लोगों ने ए भी डाला है। एक बच्चे ने लिखा आई डोंट नो। नो, नो प्रॉब्लम, यू डोंट नो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मोहनजोदड़ो की कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति है, एक मिनट के लिए तुम यदि रुको तो मैं तुमको मूर्ति दिखा दूं। ये तो आपने पुरोहित की मूर्ति देखा था कल के क्लास में, और ये देखो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति है। कांस्य की ये जो नर्तकी की मूर्ति है वो आपने शायद कल भी क्लास में देखा था। इस मूर्ति को भूमध्य सागरीय मूल की मूर्ति माना जाता है। भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, यानी कि आपके क्वेश्चन के मुताबिक ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन डी आएगा। समझ गए? तो अब मैं इसे आगे बढ़ा देता हूं। तो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति और पुरोहित की मूर्ति के माध्यम से हमने इनके मूल के बारे में पढ़ लिया। चार मूल का मुद्दा हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस विषय पर कोई चर्चा नहीं। अब दूसरा मुद्दा क्या है? समाज स्तरीकृत था। स्तरीकृत का मतलब क्या होता है कि उच्च वर्ग के लोग भी थे और मध्य वर्ग के लोग भी थे और निम्न वर्ग के लोग भी थे। यह समझना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। डेवलप्ड सोसाइटी है। कुछ लोग बड़े उद्योगपति हैं, बड़े व्यापारी हैं, कुछ लोग उनके यहां काम करने वाले मजदूर भी हैं, और कुछ लोग मध्यम वित्त वाले लोग भी हैं। तो उच्च, मध्य और निम्न तीनों ही श्रेणी के लोग नजर आएंगे। दिस इज ऑल अप। तो स्तरीकृत का मामला हो गया। अब देखो कि उच्च जीवन स्तर था, इसे समझो। उच्च जीवन स्तर से हमें क्या देखना है?
उच्च जीवन स्तर में एक बात देखना होता है, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, अलंकरण, और यातायात। ये जो 8 चीजें हैं, इन 8 बातों के आधार पर आप समझ सकते हो कि किसी भी समाज के लोगों का जीवन स्तर उच्च था। तो यदि किसी को मेंस के आंसर लिखना है तब तो ये 8 बातों का उदाहरण देना पड़ेगा। इन 8 बातों के उदाहरण के आधार पर बताएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का जीवन स्तर उन्नत था। लेकिन आपको तो पीटी की तैयारी करनी है। पीटी में इनसे संबंधित कई सारी बातों का अध्ययन तो ऑलरेडी आपने कर रखा है। जैसे आप देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का आपने इकोनॉमी पढ़ा तो आपने वहीं पढ़ लिया है कि इनके भोजन वगैरह की सामग्रियां क्या थी, चाहे वो शाकाहारी भोजन करते हों, चाहे मांसाहारी भोजन करते हों। शाकाहारी भोजन के अंतर्गत देखो तो वो गेहूं के बड़े उत्पादक थे, चावल का प्रमाण बहुत कम मिला है, जैसे गुजरात के रंगपुर से मिला है, इक्का दुक्का प्रमाण ही मिला है। तो राइस वॉज अ रेयर प्रोडक्ट इन दिस रीजन। जबकि उत्तर प्रदेश के इलाके में जाओगे तुम नवपाषाण काल में, तो तुमको पता चलेगा कि दे वेयर अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ द राइस, वो राइस के अच्छे प्रोड्यूसर थे। लेकिन इस इलाके में मेन प्रोडक्ट आपको गेहूं मिलना है, चावल नहीं मिलना है। दूसरी बात आप देखोगे कि इस दौर के लोग गेहूं के अलावे दलहन, तिलहन, साग सब्जियां, फल, इन सब चीजों का उत्पादन भी अच्छे पैमाने पे कर रहे थे। तो चाहे दलहन हो, तिलहन हो, साग हो, सब्जी हो, जो खट्टा फल होता है, नींबू वगैरह, इनका भी खूब उपयोग कर रहे थे। तुम ये भी सोचो कि समुद्र के किनारे इनके बहुत सारे नगर बसे हुए हैं। उन इलाकों में जो फसल होगा उसमें से खट्टा फसल बहुत उपयोगी होगा या बहुत ज्यादा होगा। तो तिलहन दलहन के अलावे फल और फलों में खट्टे फल भी खूब मिल जाएंगे। इसके बाद फिर भोजन को लेकर एक मैटर बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि इनके नगरों में अन्नागार प्रायः मिलता था, मिलता था। आपको मैं इसके पहले भी बता चुका हूं कि लगभग 100 के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन के नगरों की खुदाई हो चुकी है, और उनमें से जिस भी नगर में जाओगे तो आपको एक कैटेगरी मकान की मिलने ही मिलनी है। एक खास तरीके का स्ट्रक्चर जरूर मिलेगा जिसकी पहचान अन्नागार के रूप में हुई है, मैंने जहां अनाज का भंडारण किया जाता था। और क्यों भंडारण होता था अनाज का? तो अनाज का भंडारण इसलिए होता था क्योंकि ये लोग अनाज
की प्राप्ति करते थे गांव से। नगर के लोग खेती नहीं करते थे, नगर के लोग अनाज खरीद के लाते थे गांव से। लेकिन चूंकि ये नदियों के किनारे बसे हैं और बाढ़ आता है नदियों में हर साल, तो बाढ़ के कारण इनका गांव से संचार का तंत्र टूट जाता था। अब ऐसे में इनके लोगों के लिए अनाज की आपूर्ति तो बाधित हो जाएगी, और इस बाधित आपूर्ति के दौर में भी लोगों को सरवाइव करना है। इसके लिए ये अनाज का स्टोरेज कर लिया करते थे, और ये स्टोरेज इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के नगरों की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था। और जो नगर के अंदर का भंडारण वाला जगह है उसी को अन्नागार कहते हैं। इनके अनाज का जन वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण होता था। जन वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का चलन था। ये सब मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है और आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में होने की हमेशा संभावना रहती है। तो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के आधार पर कोई क्वेश्चन नजर आए तो आप एकदम सतर्क हो जाना, यहां पर आपका दिमाग काम करे, क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। अब देखो कि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का जो एग्रीकल्चरल सीजन था वो कौन सा था। मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के कृषकीय फसलों के उत्पादन का मूल पीरियड था। अक्टूबर से मार्च, ये जरूर याद रखिएगा, अक्टूबर से मार्च के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग खेती का काम किया करते थे। आज के शब्दों के मुताबिक जाओगे तो ये रबी फसल का पीरियड है, रबी फसल का पीरियड है। ठीक है, अब भोजन से संबंधित जितनी चर्चा करनी थी कर लिया, भोजन के बारे में आगे कुछ भी नहीं, द मैटर इज ओवर। वस्त्र के बारे में अगली चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कल ही इनका वस्त्र उद्योग पढ़ा है और आपने ये पढ़ा है कि कपास की खेती करते थे, कपास की खेती करते थे और उसके आधार पर वस्त्र उद्योग का विकास कर लिया था। और वस्त्र उद्योग के अंतर्गत मैंने आपको एक फोटो दिखाया पुरोहित की मूर्ति में कि उसने जो बदन के ऊपर चादर लपेट रखा है उसमें 3 पतिया छाप है। वस्त्र के बारे में इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तब अगला मुद्दा है इनका आवास। इनका आवास कैसा था? आवास, इनके आवास को लेकर 4-5 फैक्ट्स बहुत उपयोगी हैं, आप मेरे साथ में नोट करते चलिए। आवास के लिए जो 4-5 फैक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? अरे तुम लोग खूब बतियाएगा जी, इतना काहे बतियाते हो भाई? मतलब इतना बतियाता है ये लोग। अरे हम समझे कि तुम लोग जवान हो, हम ये मान लिए कि आज विशेष त्योहार है, लेकिन तब भी थोड़ा पढ़ भी लो भाई, इतना बतियाएगा। सर एक बार टॉपिक बता दीजिए, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। अभी ताम्रपाषाण युग लौह युग की चर्चा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद होगा। लगता है तुमने ये क्वेश्चन कई दफा पूछा है, लेकिन उसकी तैयारी बाद में बेटा, अभी नहीं। अलंकरण का मतलब अनु बेटा आते हैं कुछ देर के बाद, अभी क्रम से आएंगे ना। आवास के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है? बड़े बड़े भवन बनने लगे, बड़े बड़े भवन बने, जैसे कि बड़े बड़े भवन जैसे कि गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा, जैसे कि जलाशय, जलाशय, रिजर्वॉयर, वाटर रिजर्वॉयर,
वाटर रिजर्वॉयर, सबसे बड़ा वाटर रिजर्वॉयर जो है वो है धौलावीरा में, धौलावीरा में। गोदीवारा कहां है? लोथल में। उसके बाद बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में। इसके बाद फिर अगला पॉइंट, स्टेडियम, स्टेडियम, स्टेडियम कहां? धौलावीरा में, धौलावीरा में। इसके बाद फिर पुरोहित का भवन या असेंबली, असेंबली हॉल या विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला है, उस स्ट्रक्चर के बारे में आज तक हिस्टोरियन एक मत नहीं है कि वो क्या है। हो सकता है कि वह विश्वविद्यालय रहा होगा, हो सकता है वह असेंबली हॉल रहा होगा, हो सकता है वह पुरोहित का महल रहा होगा, लेकिन अनुमान ही है। जब भी कभी भी हिस्टोरियन किसी संरचना की पहचान करने में कंफ्यूज्ड होते हैं तो वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि वो वाला जो स्ट्रक्चर मिला है ये मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि मोहनजोदड़ो वाला वो स्ट्रक्चर जो मिला है वह स्ट्रक्चर का संबंध किस चीज से था, वो किस से संबंधित संरचना है, और ये पूछ दें और तीनों ऑप्शन दे दें और बोलें कि तुम फाइनल करो। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें तीन इतिहासकार मिलकर तीन उत्तर दे देगा, तो फाइनल उत्तर कौन सा होगा? नहीं हो पाएगा, कोई कंफ्यूजन रहेगा, कोर्ट में केस चला जाएगा। लेकिन प्रीलिम्स का एग्जाम तैयार कराने वाले लोग या क्वेश्चन बनाने वाले लोग इसके बीच में से जब क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या करेंगे? कोई एक नाम दे देंगे कि पुरोहित का भवन कहां से मिला है, या असेंबली हॉल कहां से मिला है, या एक बड़े भवन जिसकी पहचान इस यूनिवर्सिटी के रूप में की जा रही है वो कहां से मिला है, तो वो मोहनजोदड़ो से। आपको यह परिचय मात्र होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि पुरोहित का भवन ऑब्लिक असेंबली हॉल या असेंबली हॉल ऑब्लिक विश्वविद्यालय के जैसी एक संरचना कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका एक संकेत आप इस आधार पर ले सकते हैं कि आज से करीब 6-7 साल पहले यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा पल्लव काल के स्ट्रक्चर को लेकर। पल्लव काल में जो स्ट्रक्चर बना है उसके अंदर दीवालों पे कई सारी मूर्तियां बनी हुई हैं। उन मूर्तियों की पहचान आज तक हिस्टोरियन ठीक से नहीं कर पाए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो शायद अर्जुन की तपस्या के दृश्य का अंकन है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये धरती पर गंगा के अवतरण का चित्रण है या मूर्तन है।
धरती पर गंगा कैसे उतर रही है उस विषय को लेकर मूर्तियां बनाई गई हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अर्जुन की तपस्या का दृश्य है। अब एग्जैक्टली वह दृश्य किसका है? जब मतभेद है तो क्वेश्चन पूछने वाले ने क्या पूछा? अर्जुन की तपस्या ऑब्लिक गंगा अवतरण के दृश्यों वाला मूर्तन कहां से मिला है? तो बिल्कुल क्लियर है कि यह महाबलीपुरम से मिला है। तो अर्जुन की तपस्या ऑब्लिक गंगा अवतरण के दृश्य का मूर्तन कहां से मिला? तो महाबलीपुरम से मिला। ठीक वैसे ही यह क्वेश्चन आ जाएगा कि पुरोहित का भवन ऑब्लिक असेंबली भवन की संरचना कहां से मिली? तो मोहनजोदड़ो से मिली। तो आवास के तहत बड़े बड़े भवनों के बारे में एक जानकारी तो आपकी ये हो गई। ये क्लियर है? यूपीएससी का क्वेश्चन कौन निकालते हैं? अब बेटा यूपीएससी का क्वेश्चन कौन निकालते हैं उसकी चर्चा फिर कभी, पहले इस टॉपिक को खत्म करो। अब देखो, आवास के बाद दूसरा मामला क्या है? आवास के अंदर ही, आवास के अंतर्गत सबसे पहले मैंने कहा बड़े बड़े भवन बनने लगे। तो बड़े बड़े भवनों के अंतर्गत जो देखा तो देखा। अब अगला है, पहली बार 2 मंजिला भवनों का निर्माण आरंभ हुआ। भारत के इतिहास में मानव ने पहली दफा 2 मंजिला मकान कब बनाया? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के काल में। जिस जगह पर ये लोग बसते थे उस जगह पर आबादी ज्यादा थी, क्षेत्र कम था, तो इन्होंने ये प्लान किया कि क्यों ना हम आसमान को ही मनुष्य का निवास स्थान बना दें। और इसके लिए उनके सिविल इंजीनियरिंग के नॉलेज ने भी काम दिया और इस तरीके से वो 2 मंजिले मकानों के निर्माण की ओर मुड़ गए। इसके बाद फिर अगला मुद्दा है, मकान का निर्माण जब करते थे तो एक आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण करते थे, कमरे बनाते थे। एक आंगन के चारों तरफ कमरे बनाते थे। अभी भी तुम लोग पुराने ग्रामीण इलाकों में जाके देखोगे तो तुमको ये वाला पैटर्न नजर आएगा कि एक आंगन होता है, आंगन के चारों तरफ कमरे होते हैं और उसमें आसमान के रास्ते से ही रोशनी और हवा का आगमन होता है। हर आदमी के घर के निर्माण की योजना का एक हिस्सा होता है कि तुम एयर एंड लाइट कहां से पाओगे। तो गांव के जो लोग ऐसा घर बनाएंगे कि जिसके बीच में एक आंगन होगा और चारों तरफ कमरे होंगे, तो उन लोगों के घर में रोशनी और हवा का आगमन ऊपर से होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के मकान के निर्माण की शैली ऐसी ही थी। उसके बाद फिर देखोगे कि घर में खिड़कियां प्रायः नहीं होती थी। खिड़कियां प्रायः नहीं होती थी। घर में खिड़कियां प्रायः नहीं होती थी, यानी कि इनका घर जो था ना प्रॉपरली वेंटिलेटेड नहीं था। ये इनके घर के निर्माण की एक कमी थी, इनका घर प्रॉपरली वेंटिलेटेड नहीं था। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि घर का द्वार मुख्य मार्ग से अलग गली की ओर खोलते थे। गली की ओर खोलते थे। यानी ये लोग जब घर बनाते थे तो घर का दरवाजा तो एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है,
दरवाजा आज की तिथि में तुम किधर खोलना चाहते हो? सड़क के किनारे, ताकि यातायात के साधन का तुम्हारे घर तक एक्सेस हो सके। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग अपने घर का दरवाजा मुख्य मार्ग की ओर न खोलकर गली की ओर खोलते थे। ये एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्ट विशिष्ट किस्म का एक फीचर है। तो ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि सड़कें कच्ची थी, सड़कें कच्ची थी, तो धूल उड़ने का डर रहता है, तो उनका घर गंदा हो जाएगा। कच्ची सड़कें हैं, धूल उड़ेगा, घर गंदा हो जाएगा। इसी गंदगी से बचने के लिए उन्होंने मुख्य मार्ग के बजाय गली की ओर अपने घर का द्वार खोला। इसके बाद फिर घर का निर्माण यदि कर रहे हैं तो घर के निर्माण में सामग्रियां क्या होंगी? घर के निर्माण की सामग्रियां क्या होंगी? सामग्रियां लकड़ी, ईंट, पत्थर। लकड़ी, ईंट और पत्थर, ये सब इनके घर के निर्माण की महत्वपूर्ण सामग्रियां थी। ईंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ईंट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि 1:2:4 वाले ईंट का उपयोग ये लोग करते थे। ऐसे ही ईंट हमें सभी नगरों से मिले। इसके अलावे भी ईंट की और कई सारी श्रेणियां हैं, उतने डिटेल में नहीं जाना। कि घर का निर्माण जब करते थे तो कॉर्नर तरफ का ईंट जो होता था वो एल शेप का होता था, या फिर जब वो स्नानागार वगैरह में ईंट लगाते हैं तो उसमें थोड़ा जालीदार ईंट बनाते हैं। बट यू डोंट गो इनटू दैट डेप्थ। अभी बस इतना कि जो सबसे प्रमुख स्वरूप है ईंट का वो कैसा था। एक एडिशनल फैक्ट आपको जानना है कि ईंट को वो इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम के तहत लगाते थे। इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम, ये आर्किटेक्चर का एक महत्वपूर्ण शब्द है। इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम का मतलब होता है कि जब आप ईंट लगाते हो तो एक खड़ी हुई ईंट, एक पड़ी हुई ईंट, एक ईंट लगाते हो चौड़ी, एक ईंट लगाते हो लंबी। इस तरह का सिस्टम को इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम कहते हैं। मॉडर्न एज में यूरोपियन लोगों के ईंटों का विन्यास ऐसा ही है। इसको देखकर कई सारे यूरोपियन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये गजब थे इंडस वैली वाले लोग भाई, कि उतने पुराने काल में वो इस तरीके से ईंटों का विन्यास करते थे। इसीलिए ये इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद फिर आवाज से संबंधित अगला जो फैक्ट है वो ये कि प्रायः प्रत्येक घर के साथ, प्रायः प्रत्येक घर के साथ एक पतली गली जुड़ी हुई थी, पतली गली जुड़ी थी। प्रायः प्रत्येक घर के साथ में एक पतली गली जुड़ी हुई थी। क्यों? पर्पस क्या था? तो पर्पस ये था कि ताकि घर में इस्तेमाल किया गया, घर में इस्तेमाल किया गया गंदा पानी
निकाला जा सके, निकाल सके। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के अपने घरों के निर्माण का एक प्रचलित पैटर्न था। और इतनी सारी बातों को जब मैंने आपके सामने में एक्सप्लेन किया, तो अब आप इन फैक्ट्स का स्मरण यदि रखेंगे, तो कल को यदि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के घर के निर्माण के पैटर्न पर मेंस में कोई क्वेश्चन पूछ दे, तो उस समय भी आपको ये फैक्ट काम आ जाएंगे। क्योंकि यह भवन निर्माण का मामला है, तो भवन निर्माण तो स्थापत्य का हिस्सा भी होता है। कल को यह संभावना बनती है कि क्वेश्चन आ जाए, इसीलिए मैंने आपको इतना डिटेल बता दिया। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना है कि पीटी में भी क्वेश्चन थोड़े डिटेल में यहां से आ सकते हैं। जितना मैंने बताया उतना से तो ज्यादा नहीं चाहिए। पतली गली या नाली, पतली गली या नाली एक ही चीज है बेटा, पतली गली नहीं कहो, नाली कहो। मैंने क्या लिखा है? घर, अच्छा पतली गली, अच्छा चलो तुम नाली लिखो, नाली, पतली नाली लिखो। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, पतली नाली, ठीक है। तुम इसको ऐसे तरीके से देखो कि अभी मैं तुमको उसका फोटो दिखा देता हूं, तुम समझ जाओगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग जो घर बनाते थे, देखो ये इनका घर है और यही इनके घर के साथ में लगी हुई नाली है, और ये इनके शहर के अंदर के मुख्य नाली होती है। इस नली में इनके घर के इस्तेमाल किया गया जो गंदा पानी है वो जाके मिल जाता है, और वहां से गंदा पानी फिर शहर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जितने भी लोग घर बना रहे हैं, वो लोग अपने घरों के साथ में, ये देखो ये नाली है, ये मुख्य नली है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के नगरीय नियोजन में एक अति महत्वपूर्ण विशेषता थी कि वो बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किए थे। दुनिया में सबसे बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किए थे। नगर नियोजन वाले में मैं इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा, तो अभी कुछ देर के बाद आऊंगा। लेकिन नगर नियोजन का एक फीचर है कि दुनिया का सर्वोत्तम ड्रेनेज सिस्टम बनाए। उस ड्रेन के अंदर वो अपने घर का इस्तेमाल किया गया सारा गंदा पानी उड़ेल देते हैं, और घर से पानी निकला पतली नाली के रास्ते, गिर गया मुख्य नाली में, और मुख्य नाली से पानी बह के चला गया शहर के बाहर, शहर रह गया साफ। यही देखो, यह है पतली वो नाली घर के बगल में, और ये आके गिर गया इसमें, और इससे पानी निकल के चला गया शहर के बाहर। ठीक है, तो अब देखो आप कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के जीवन स्तर की कहानी हम लोगों ने जहां तक किया, उसमें से भवन की कहानी हो गई है। एक सेकंड बस होल्ड करना। अब ये सारी चीजें हम लोगों ने यहां देख लिया है। भवन के निर्माण की कहानी के बाद में अब हमें किधर जाना है? इधर। अरे यार, एक मिनट के लिए माफ करिएगा, रुक जाना अभी थोड़ा। अब हम लोग
ये बात कर रहे थे कि उच्च जीवन स्तर की बात कर रहे थे, और उच्च जीवन स्तर के तहत हमने भोजन देख लिया, भोजन के बाद हमने वस्त्र देख लिया, वस्त्र के बाद हमने आवास देख लिया, भोजन वस्त्र और आवास के बाद में यातायात के समस्त साधनों की चर्चा हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। तो यातायात की चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है। उसके बाद में फिर उनकी शिक्षा के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है किसी को, लेकिन इतना अनुमान तो लगा सकते हैं कि शिक्षा का स्तर उच्च रहा होगा। शिक्षा का स्तर उच्च रहा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि कला उन्नत है, विज्ञान उन्नत है, टेक्नोलॉजी उन्नत है, राजकीय प्रशासनिक व्यवस्था उन्नत है, तो निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर उन्नत रहा होगा। हालांकि हम इसके बारे में डिटेल नहीं जानते हैं। शिक्षा के बाद में स्वास्थ्य, इन सब चीजों के बारे में सिर्फ इतनी बातें कह सकते हैं कि ये लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी उन्नत अवस्था हासिल कर लिए थे। बट डोंट गो इनटू द डिटेल, बिकॉज उसमें एनालिसिस की मांग है, वो एनालिसिस आपसे रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद तब मनोरंजन के ख्याल से क्या महत्वपूर्ण है? मनोरंजन के ख्याल से महत्वपूर्ण यह है कि पहली दफा इंडस, मनोरंजन पॉइंट लिख लो, पूछा जाएगा, मनोरंजन के ख्याल से जरूर पूछा जाएगा, सो लिख लो कि पहली बार शतरंज का आविष्कार इन्होंने किया था। पहली बार शतरंज का विकास किया। भारत को शतरंज का जनक माना जाता है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन वो काल है जब पहली दफा भारत में शतरंज आया है। तो शतरंज का आविष्कार इन्होंने किया। दूसरी बात है कि पशुओं को लड़ाना या मुर्गा लड़ाना या मानव और पशु की लड़ाई, मानव एवं पशु की लड़ाई, फिर नृत्य, संगीत, इन सब की लड़ाई, इन सब का विकास खूब हुआ है। इस विषय पर आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है कि शतरंज का विकास इंडस वालों ने कर लिया, ये हो गया, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पशु को लड़ाते थे, मुर्गा लड़ाते थे, ये सब चीजें बस जान लिया तो काम हो गया। मानव और पशु की लड़ाई के बारे में आपको एक छोटी जानकारी दी जाती है कि गिलगमेश का विचार रहा होगा। ये फैक्ट बड़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गिलगमेश एक कॉन्सेप्ट है, यह मध्य एशिया के देशों में भी प्रचलित रहा है। इसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट है कि गिलगमेश एक महामानव था, 20 फुट ऊंचा होता था और एक साथ में 2 शेरों से लड़ता था, मतलब 2 टाइगर्स, वो एक अकेला, उनसे लड़ता था वो। तो गिलगमेश जैसा कॉन्सेप्ट इनके काल में था क्या? इसका प्रमाण मिलता है एक मोहर से। एक मोहर पे हमें इसी प्रकार के एक विशाल मानव को शेरों से लड़ते हुए दिखाया गया है। जब आप नेशनल म्यूजियम में जाएंगे, दिल्ली में ही है नेशनल म्यूजियम, उसके अंदर एक पूरा हॉल है इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित। उस हॉल में गिलगमेश की मूर्ति को काफी लंबे तरीके से दिखाया गया है।
ये एक बड़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है और ये पीटी के क्वेश्चन में आ सकता है। तो गिलगमेश की कहानी आपकी हो गई। उसके बाद फिर अगला मुद्दा क्या है कि खेल कूद ही के समय में यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपने पीछे पढ़ा है कि एक स्टेडियम मिला है, एक स्टेडियम मिला है। स्टेडियम की जानकारी कहां से मिली है, आप लोग बताइए, स्टेडियम की जानकारी कहां से मिली है? स्टेडियम की जानकारी कहां से मिली है आपको कुछ देर पहले मैंने बताया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन से स्थल से एक स्टेडियम का प्रमाण मिला है? पहली दफा भारत में स्टेडियम यदि बना है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन काल में बना है। वो स्टेडियम कहां से मिला है? धौलावीरा से, स्वाति कुमारी, धौलावीरा से, इधर से आदर्श, वेरी गुड, धौलावीरा। और धौलावीरा कहां था, कौन से राज्य में स्थित था? धौलावीरा कौन से राज्य में स्थित था? गुजरात में। स्टेडियम का प्रमाण मिला है धौलावीरा से। धौलावीरा कौन से राज्य में स्थित था? तो गुजरात में। धौलावीरा से एक और खास जानकारी क्या मिलती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की एक खास विशेषता थी वाटर स्टोरेज की। वाटर स्टोरेज की विशेषता के तहत धौलावीरा का नाम सबसे आगे आता है क्योंकि वहां पर 7 बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स मिले हैं, 7 बिग साइज रिजर्वॉयर्स। कहां से? धौलावीरा से, क्योंकि कच्छ के इलाके में स्थित है, पानी का संकट है। पानी के संकट से बचने के लिए आपको वाटर को स्टोर करके रखना पड़ेगा और इसलिए कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो आवश्यकता थी वाटर के स्टोरेज की तो उन्होंने रिजर्वायर बना लिया। ये कुल मिलाकर कहानी है। अब आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की विशेषता के तहत जो जीवन स्तर का मामला है उसमें एक छोटा सा पॉइंट है अलंकरण, माने साज सज्जा का विषय। साज सज्जा के विषय को लेकर आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने कल ही के क्लास में मनका का अध्ययन कर लिया है। मनका इनके अलंकरण का ही तो हिस्सा था। कोई भी समाज यदि उच्च स्तरीय जीवन जीना चाहेगा तो वो इन सब चीजों को जरूर देखेगा। तो हम लोग समाज के अंतर्गत यदि विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन कर रहे थे तो देखो आप कि यही तो था। हाँ, समाज के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं का जो अध्ययन हम लोग कर रहे थे उसके तहत 4 मूल का मुद्दा कंप्लीट हो गया, स्तरीकरण कंप्लीट हो गया, उच्च जीवन स्तर कंप्लीट हो गया। सती प्रथा का प्रमाण, सती प्रथा का प्रमाण आपको कहां से मिला है सिर्फ इतना जानना है। सिर्फ एक जगह से, जलाशय को ही कुआं कह सकते हैं? नहीं नहीं बेटा, जलाशय को कुआं नहीं कह सकते। जलाशय एक अलग चीज है, कुआं एक अलग चीज है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों ने वर्षा के पानी को स्टोर करने के लिए कुआं बनाया था। उसको मैं नगर नियोजन के दौरान बता दूंगा, अभी रुक जाओ। बस तत्काल इतना कि वाटर को स्टोर करने के लिए, वर्षा के पानी को जमा करने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने बड़ी संख्या में कुआं बनाया था। सबसे ज्यादा कुआं मिला है मोहनजोदड़ो में। लेकिन जब मैं इधर वाटर रिजर्वायर की बात कर रहा हूं तो ये अलग चीज है। इसमें नदियों के पानी को स्टोर किया जाता था। सबसे बड़े बड़े 7 रिजर्वायर्स मिले हैं। कहां से? तो धौलावीरा से। कुआं सबसे ज्यादा कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। वो अलग किस्सा है। सती प्रथा का प्रमाण कहां से मिला है? लोथल से। सती प्रथा का प्रमाण कहां से मिला है? लोथल से। क्या प्रमाण है? तो बस इतना कि एक समाधान केंद्र है जहां से कि हमें
एक स्त्री और एक पुरुष के शव को साथ में दफनाने का प्रमाण मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग जब मरते थे तो उनको जलाया नहीं जाता था, उनके शवों को दफनाया जाता था। और यहां पर एक ऐसा समाधान केंद्र मिला जिसमें कि एक साथ में स्त्री और पुरुष दोनों को दफनाया गया है। इसके आधार पर हिस्टोरियन ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि शायद यह सती का संकेत था। तो सती का यह संकेत देने वाला एविडेंस कहां से मिला है? तो लोथल से मिला है। इसी क्रम में समाधान केंद्र को लेकर एक और छोटा सा फैक्ट जान लो कि हड़प्पा से ताबूत समाधान का एक प्रमाण मिला है। ताबूत समाधान का प्रमाण। ताबूत में समाधान का मतलब क्या है? ताबूत देखते हो, क्रिश्चियन लोग जब मरते हैं तो उनके लोगों को वो लोग जब दफनाते हैं तो ताबूत में लेके जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें और जगहों से ताबूत के अंदर सबको दफनाने की जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन एकमात्र ऐसा एविडेंस है जिसके अंतर्गत मरने वाले व्यक्ति के शव को ताबूत में रखा गया है और ताबूत में रख के दफनाया गया है। इससे लगता है कि शायद किसी और देश का व्यक्ति रहा होगा जो इंडिया आया और यहीं मर गया, माने इस इलाके में आया और यहीं मर गया, और उनके कल्चर के मुताबिक उसको दफनाया गया तो ताबूत में दफनाया गया। यह कारण हो सकता है। ठीक है, तो ताबूत समाधान वाला एक रेयर फैक्ट है, यह आपको जानना है। अब सती के बाद में फिर समाज में पुरोहितों की और व्यापारियों की अच्छी अवस्था रही होगी, इस विषय में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने पुरोहित की मूर्ति देख लिया, आप जानते हैं कि समाज में अर्थव्यवस्था का मूल आधार व्यापार था, तो व्यापारिक दशा अच्छी ही रही होगी। दैट इज, तो कुल मिलाकर समाज से संबंधित अध्ययन आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके सामने में जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा इकोनॉमी, ये पॉलिटिक्स का और कल्चर का। अभी आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी आप लोगों को यदि कुछ भी पूछना है जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है उससे संबंधित, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ताबूत तो लकड़ी का एक फ्रेम होता है, लकड़ी का स्ट्रक्चर को सर जी मोहनजोदड़ो में तो चलाया जाता था। क्या चलाया जाता था बेटा मोहनजोदड़ो में? विवेक सुधर जाओ तुम। अरे यार, तुम लोग इतना बतियाता है यार, क्या करेगा, कैसे समझेगा ये सब लोग? मतलब 16 के गुणज में सर, 16 का गुणज का तो मतलब है कि गुना करके, जैसे 2 4 8 16 इस तरीके से उसको गुणज बोलते हैं। इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम तो मैंने बताया था कि एक खड़ी हुई ईंट एक पड़ी हुई ईंट को मिला दो तो हो जाएगा, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। नाली ढकी होती थी, हाँ हाँ नाली ढकी होती थी। मोहनजोदड़ो में जलाया जाता नहीं, जलाया नहीं जाता था। जलाने का प्रमाण इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के बाद का है। जलाने का प्रमाण इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद का है, जलाया नहीं जाता था। और वैसे धर्म के अंतर्गत आऊंगा ना तो समाधान के बारे में थोड़ा और बता दूंगा, लेकिन अभी इससे ज्यादा नहीं। लेकिन यार तुम लोग बहुत ज्यादा गप करते हो, मतलब इतना ज्यादा गप करते हो कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तुम लोग आतंक फैलाए हुए हो। जो विद्यार्थी पढ़ने आता है उसके पास में 10 तरह के सवाल हो सकते हैं, तुम्हारे पास में सवाल होंगे ही नहीं। तुम तो मतलब बस फिजिक्स वाले की भीड़ बढ़ाने के लिए आए हो लगता है। जिस तरीके से तुम लोग एकदम फटाफट फटाफट लिखते रहते हो, उसे लगता है कि तुम लोग मतलब फिजिक्स वाले के अंदर भीड़ बढ़ाने के लिए आ गए हो। ऐसे लोगों का सिलेक्शन अपने क्या होगा आई डोंट नो, आई कांट से, लेकिन तुम उन लोगों के लिए एकदम आतंक की तरह हो गए हो जिन लोगों का मन रहता है पढ़ने का और जिनके 10 सवाल हो सकते हैं। तो तुम लोग से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, यार थोड़ी जिम्मेदारी बरतो। इस जिम्मेदारी के साथ में पढ़ो तो फायदा होगा। बहुत बड़े स्तर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो,
जब इतने बड़े स्तर के एग्जाम की तैयारी करोगे तो थोड़ी सी तो मानसिकता भी उस स्तर पर बनानी पड़ेगी ना। मैं तुम्हारा टीचर हूं, तुम्हारे सामने इतनी सरलता से बोल रहा हूं, यार तुम लोग थोड़ा समझो। आगे बढ़े। अब आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की संस्कृति। और इनकी राजनीति, ये दो मुद्दे हैं जो आपको अभी पढ़ना है। तो यदि आप संस्कृति की बात करके देखो तो संस्कृति में क्या है? कला, स्थापत्य, धर्म, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, शिक्षा, विज्ञान, ये सब संस्कृति के अंतर्गत पढ़ने लायक चीजें हैं। अब गौर करके देखो, तुम्हें लगेगा कि संस्कृति हम नई बात पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट द केस। तुम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों का सिविल इंजीनियरिंग बहुत उन्नत था, तभी तो बड़े बड़े भवन बनाते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले कांस्य युगीन थे, ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल उन्नति है। इनका मेडिकल साइंस डेवलप था, हो गया। विज्ञान के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं। शिक्षा के बारे में तुम अभी पढ़ चुके हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था चलाते थे, इसकी तो कोई जानकारी नहीं। उनका स्कूल कैसा था, कॉलेज कैसा था, कोर्स कैसा था, टीचर कैसे थे, इन सब की तो कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जैसी उनकी कला है, जैसा उनका विज्ञान है, जैसी उनकी राजनीतिक व्यवस्था है, जैसा उनका धर्म दर्शन है, जैसी उनकी सामाजिक संरचना है, इसको देखकर लगता है कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी रही होगी। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। स्थापत्य आपने अभी अभी पढ़ रखा है, इनके भवन निर्माण की शैली के तहत। कला के तहत देखो तो इनका अध्ययन आपने कल ही कर रखा है। मनका, मोहर, मूर्तियां, मृदभांड, नृत्य संगीत, ये सब आपने पढ़ रखा है, तो उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको यह अंदाजा लगे कि आपने संस्कृति पीछे पढ़ रखा है, बच जाता है सिर्फ धर्म। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के धर्म के बारे में अब मैं आपके सामने में बुनियादी परिचयात्मक ज्ञान देना शुरू करता हूं। धर्म की जितनी विशेषताएं हैं उसको पॉइंट वाइज लिखवा देता हूं, उसको अपने कॉपी में नोट कर लो। पहली बात यह कि ये प्रकृति पूजक थे, प्रकृति पूजा करते थे। दूसरी बात, पशुओं की पूजा करते थे। तीसरी बात, बहुदेववादी थे, बहुदेववादी थे। चौथी बात, मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। इसके बाद यज्ञ और योग से वाकिफ थे। इसके बाद ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। शवों को
प्रायः दफनाते थे, दफनाते थे और फिर ये टोटमवाद में यकीन करते थे, टोटमवाद में विश्वास करते थे, टोटमवाद में विश्वास करते थे। इतनी बातों के आधार पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का फैक्चुअल अध्ययन हो जाएगा। अच्छा, एक बात और बताऊं कि तुम लोग ये सोच सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक थोड़ा लंबा जा रहा है। सर प्लीज, आई हैव वन रिक्वेस्ट प्लीज। यस रागिनी बेटा, बोलो क्या रिक्वेस्ट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तुम लोग ये सोच सकते हो थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन ये बात ध्यान रखने लायक है कि कुछ एक टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे कि क्वेश्चन बराबर आता है, तो इस वजह से मैं इस पे थोड़ा सा टाइम खर्च कर रहा हूं, लेकिन हर टॉपिक पे इतना ही टाइम खर्च नहीं होता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले पे टाइम लग रहा है। एक दूसरी बात भी होती है कि मैं थोड़ा तुम लोगों के आपस में गप वप करने से या कुछ एक इधर उधर के कमेंट वगैरह से भी एक दो दिन डिस्ट्रैक्ट हुआ हूं। अब तो मैं ये डिसाइड कर लिया हूं कि उस तरह के डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई स्पेस नहीं रहेगा, लेकिन एक दो दिन तक तो रहा। सर वास्तुकला का मतलब क्या होता है? वास्तुकला का मतलब स्थापत्य कला, माने भवन निर्माण का। पितृ सत्ता या मातृ सत्ता, वो डिबेट में मत जाइए। सामान्य तौर पर बस इतनी बात कह सकता हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान मातृसत्ता की चर्चा शुरुआती दौर में कुछ इतिहासकारों ने किया था, लेकिन अब के डेट में यह स्पष्ट है कि मातृसत्ता नहीं थी, पितृसत्ता ही थी। लेकिन मातृसत्ता और पितृसत्ता के डिबेट में चूंकि उलझन है, इसलिए प्रीलिम्स के एग्जाम में सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा। टोटमवाद के बारे में बताता हूं बेटा, टोटमवाद के बारे में बताता हूं, अभी रुक जा, अभी उसके ऊपर आना बाकी है ना, आ रहा हूं। प्रकृति पूजा का मतलब यह है कि तमाम वनस्पतियों की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे, पीपल की पूजा खूब ज्यादा प्रचलित बताई जाती है, पीपल की पूजा। फिर आपने देखा है कि पवित्र स्नानागार था, पवित्र स्नानागार था, आपने देखा है मोहनजोदड़ो में, तो जल की पूजा होती थी। इसके बाद फिर देखोगे कि पशुओं की पूजा होती थी, तो मैंने कल ही के क्लास में बता दिया है कि कौन कौन से पशु की पूजा होती थी। पशुओं के मामले में एक छोटा सा फैक्चुअल इंप्रूवमेंट जरूरी है कि हो सकता है कि तुमसे क्वेश्चन दे दे कि इनमें से कौन से पशु से वो ज्यादा वाकिफ नहीं थे। यदि क्वेश्चन रहे कि किस पशु से ज्यादा परिचित नहीं थे, नहीं थे, हाथी, घोड़ा, घोड़ा, शेर, गाय। आप क्या आंसर करेंगे? हाथी, घोड़ा, शेर, गाय, किस पशु से ये ज्यादा परिचित नहीं थे? आप लोग आंसर करिए। हाँ बेटा, टाइम ओवर हो गया, तुम्हारा इशारा सही है, बस इस क्वेश्चन का आंसर कर दो, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। ज्यादातर लोगों ने डी उत्तर दिया है, यानी कुल मिलाकर डी और बी के बारे में ही लोग कंफ्यूज्ड हैं। आपने मेरे क्लास को ठीक से फॉलो नहीं किया। हाथी तो आपको ऑलरेडी मालूम है, कल भी मैंने दिखा दिया है, शेर भी मैंने दिखा दिया है। तुमको मैंने कल भी कहा था कि बैल की वो पूजा करते थे, बैल उनके समाज का एक महत्वपूर्ण पशु है, तो बैल यदि है तो गाय तो होगी ना भाई। ये और बात है कि हो सकता है गाय की पूजा नहीं होती होगी, लेकिन क्वेश्चन तो दूसरा है कि किस पशु से ज्यादा परिचित नहीं थे। तो असल बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का जो जीवन है उसमें घोड़े की भूमिका बहुत कम दिखती है। हमें इक्का दुक्का कुछ प्रमाण मिला है,
राणा गुंडे एक जगह है, वहां से हमें घोड़े की कुछ हड्डियां मिली हैं, लेकिन बहुत कम जानकारी है घोड़े के बारे में। दे वे आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द हॉर्सेस, दे वे आर नॉट इन रेगुलर यूज ऑफ द हॉर्सेस। वो घोड़े से ज्यादा परिचित नहीं थे और घोड़े का नियमित इस्तेमाल नहीं करते थे। ये कहानी है। तो अब पशुधन से पीछे पशुओं की पूजा करते थे, बहुदेववादी थे। आपको मैंने कल बता रखा है कि देखो तो ये चाहे पशुपति शिव की पूजा करते हैं, चाहे मातृदेवी की पूजा करते हैं, अनेक प्रकार के देवी देवता है जिनकी पूजा करते हैं। मातृदेवी की प्रधानता भी मैंने कल बता ही रखा है। मूर्ति पूजा करते थे, आपने मूर्तियां देखी है तो मूर्ति पूजा करते थे। यज्ञ का प्रमाण आपको मिलता है कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें यह प्रमाण मिला है कि वो लोग यज्ञ की पूजा करते, यज्ञ के माध्यम से भी पूजा करते थे। पुनर्जन्म की जानकारी ऑलरेडी मैंने दे रखा है, काफी पहले दे रखा है, रोपर पर आया था तब भी दे रखा है कि मरने वाले के सब को दफनाते थे, उसके साथ में कई सामग्रियां डाल देते थे, ये सोचकर कि मरने वाला दोबारा जन्म लेगा। पुनर्जन्म से परिचित थे। सबों को ज्यादातर वो दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण सबको लिटा देते थे और दफना देते थे। कुछ एक प्रमाण हमें कलश समाधान का भी मिला है कि इसके तहत वो मरने वाले के शरीर को शायद जलाते हैं और उनके अवशेष जो होते हैं उसको कलश में रख देते हैं और कलश को दफना देते हैं। कुछ प्रावधान कलश समाधान का भी है, लेकिन ज्यादा प्रचलित है पूर्ण समाधान। और टोटमवाद का मतलब होता है कि ये भूत प्रेत आदि बुरी शक्तियों में यकीन करते थे। भूत प्रेत और बुरी शक्तियों में यकीन करते थे और उनसे बचने के लिए ये ताबीज वगैरह का उपयोग करते थे। ताबीज, इसी पद्धति को टोटमवाद कहा जाता है। कुल मिलाकर इनकी धार्मिक पद्धति के तहत इतनी ही बातें थी। मैंने चाहा तो था कि आज मैं इंडस वैली को खत्म करके आगे बढ़ूं, लेकिन वो गति आ नहीं सकी है अभी क्लास में। मुझे लगता है कि 2-1 दिन के बाद वो गति अपने आप मिल जाएगी और आप लोगों का आज का क्लास मुझे पहली दफा नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखा। बस इतनी बात है कि आगे से न सिर्फ क्लास ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा यूजफुल होगा, बल्कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि थोड़ा आप भी अपनी ओर से बातचीत वगैरह ज्यादा नहीं करिए। और आप ये भी मत सोचिए कि मैं आपको डांटता हूं, अरे बच्चों की तरह देखता हूं, डांटना क्या, प्यार करना होता है ये सब। लेकिन प्यार करने वाला ही डांट सकता है, क्योंकि अंतोगत्वा आप में से हर कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है। आप में से हर किसी को आईएएस आईपीएस बनना है। तो बनना है तो फिर वही पत्थर है जिसके ऊपर हथौड़े चलेंगे, छेनी हथौड़े की मार सहोगे थोड़ी सी, तो तुम्हारे अंदर की मूर्ति बाहर निकल के आएगी। जब तुम्हारे अंदर की मूर्ति बाहर निकल के आएगी तो तुम अपने आप में आदरणीय हो जाओगे और पूजनीय हो जाओगे। इसीलिए कोशिश करो कि अपने ऊपर संयम बनाओ, वो अनुशासन दिखाओ जिसके बदौलत कल को तुम आदरणीय और पूजनीय बनोगे। आज बस इतना ही। नमस्कार। हैप्पी वैलेंटाइंस डे।